हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे जुलाई मंथ के करंट अफेयर्स। और आज हम आ जाते हैं अपने लेक्चर नंबर 3 पर। ठीक है, जुलाई मंथ का लेक्चर नंबर 3 है और उसके बाद हमारा एक और पार्ट आएगा, क्योंकि हम टोटल जो है 100 क्वेश्चन किसी भी मंथ के करवा रहे हैं और उसमें भी हम 4 पार्ट्स में वो जो है वो डिवाइड कर रखा है। ठीक है, मेरे को लग रहा है आपने पहले वाले जो 2 पार्ट्स हैं वो देख चुके होंगे जुलाई मंथ के। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड पार्ट पर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले वीडियो को फुल देखना, उसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, और उसके बाद चैनल को शेयर भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। एडजॉर्नमेंट मोशन के बारे में बताना है। सबसे पहला है कि इनमें से जो ये दे रखे हैं, इनमें से एडजॉर्नमेंट मोशन की डेफिनेशन किसमें है, मेन चीज वो बोल रखी है। ठीक है, सबसे पहले इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट बाय मेंबर टू कॉल अटेंशन ऑफ मिनिस्टर। मिनिस्टर के अटेंशन के लिए होता है, टू मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस एंड टू सीक अथॉरिटेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम हिम ऑन दैट मैटर। मेनली इसने बोला है कि ये जो है ये पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है मिनिस्टर का अटेंशन को वो करने के लिए, खींचने के लिए किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे। ठीक है, और उसके उस मैटर पे उसकी क्या ली जाती है, स्टेटमेंट ली जाती है। तो ये कौन सा मोशन है? तो याद रखना, ये वाला जो मोशन है इसको क्या बोलते हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन। इसको क्या बोलते हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कॉलिंग अटेंशन मोशन बोलते हैं, ना कि इसको एडजॉर्नमेंट मोशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये कॉलिंग अटेंशन मोशन है जिसमें पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया जाता है और इसमें मिनिस्टर का ध्यान खींचने के लिए ये मेनली वो होता है। ठीक है, और याद रखना ये कॉलिंग अटेंशन जो मोशन है ये इंडियन इनोवेशन है। ठीक है, ये क्या है, एक इंडियन इनोवेशन है। ठीक है, ये क्या है, इंडियन इनोवेशन है। उसके अलावा बात करें ये कब से है, अगर इंडियन इनोवेशन है तो इंडिया ने कब इसको वो किया है, इंट्रोड्यूस किया। तो याद रखना 1954 से ये मतलब यूज हो रहा है ये कॉलिंग अटेंशन मोशन। ठीक है, तो ये कहाँ पे मेंशन्ड है? तो याद रखना ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, तो ये कहाँ पे मेंशन है, मेंशन इन रूल्स ऑफ प्रोसीजर। कहाँ पे मेंशन है ये, रूल्स ऑफ प्रोसीजर में ये मेंशन है। ठीक है, तो याद रखना ये रूल्स ऑफ प्रोसीजर में क्या है, मेंशन है। तो ये चीज ध्यान रखनी है किसके बारे में, कॉलिंग अटेंशन मोशन के बारे में। सेकंड देख लेते हैं, इट इज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस टू द डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। ये किसका ध्यान खींचने के लिए था, मिनिस्टर का। और ये किसका ध्यान खींचने के लिए है, ये पूरे हाउस का। ठीक है, ये पूरे हाउस का ध्यान खींचने के लिए है किसी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के मैटर पे, और इसमें कितने का सपोर्ट चाहिए, 50 मेंबर्स का सपोर्ट चाहिए इसको एडमिट करने के लिए। तो ये कौन सा मोशन है, इसी को बोलते हैं क्या, एडजॉर्नमेंट मोशन। इसी को क्या बोलते हैं, एडजॉर्नमेंट मोशन बोलते हैं। और ये क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है ये, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। ठीक है, नॉर्मली ये यूज नहीं किया जाता, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है, क्योंकि ये नॉर्मल जो बिजनेस चल रहा होता है हाउस का उसको क्या कर देता है, इंटरप्ट कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस। ठीक है, और ये एक टाइप का क्या होता है, सेंसर अगेंस्ट गवर्नमेंट होता है। इट इज अ टाइप ऑफ सेंसर अगेंस्ट गवर्नमेंट। सेंसर में क्या किया जाता है, निंदा की जाती है गवर्नमेंट की। तो इट इज अ टाइप ऑफ सेंसर अगेंस्ट गवर्नमेंट। इसीलिए जो राज्यसभा है वो इसका यूज नहीं कर सकती। ठीक है, याद रखना ये एडजॉर्नमेंट मोशन राज्यसभा में नहीं आ सकता, क्योंकि ये टाइप का क्या है, एक टाइप का सेंसर है, एक टाइप की निंदा है जो कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट की जाती है। तो केवल और केवल लोकसभा में ये परमिटेड है, राज्यसभा में परमिटेड नहीं है इस डिवाइस का यूज। ठीक है, तो याद रखना एडजॉर्नमेंट मोशन का जो वो है वो राज्यसभा में परमिटेड नहीं है। और इसके बाद बात करें यहाँ पे, अगर बाई चांस हाउस में अगर एडजॉर्नमेंट मोशन आता भी है तो इसके बाद क्या होता है, इसके बाद जो डिस्कशन है वो कम से कम 2.5 घंटे से कम नहीं चलना चाहिए। ठीक है, अगर बाई चांस जो मोशन आ गया उसके बाद जो किसी भी जो अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस का जो मैटर है उस पर जो डिस्कशन है वो कितने से 2.5 घंटे से कम पे नहीं होना चाहिए। कम से कम 2.5 घंटे तो डिस्कशन होना चाहिए उस पर। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, एडजॉर्नमेंट मोशन। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। ठीक है, तो ये सी और डी क्या दे रखे हैं ये भी देख लेते हैं। इट इज कंसर्न विद द ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाई मिनिस्टर। इसमें क्या होता है, मिनिस्टर अपनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को क्या कर देता है, ब्रीच कर देता है, उसको क्रॉस कर देता है। उसको क्या बोलते हैं, तो तब आता है कौन सा, प्रिविलेज मोशन। कौन सा आता है, तब प्रिविलेज मोशन आता है। ठीक है, याद रखना ये कौन सा मोशन आता है, प्रिविलेज मोशन आता है। और ये भी सेंसर के इसमें भी क्या किया जाता है, सेंसर की जाती है, निंदा की जाती है, लेकिन किसी मिनिस्टर की, ना कि गवर्नमेंट की। ठीक है, इसमें किसी मिनिस्टर की निंदा की जाती है। फिर आ जाता है हमारा डी। इट इज ए मोशन मूव्ड बाय ए मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन ए मैटर बिफोर हाउस। ये एक ऐसा मोशन है जिसमें बात को, डिबेट को छोटा करने के लिए, काटने के लिए ये पास किया जाता है, मतलब लाया जाता है। तो ये मेनली कौन सा होता है, जो कट शॉर्ट मोशन होता है। याद रखना इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्लोजर मोशन भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को क्लोजर मोशन भी बोलते हैं। ठीक है, क्लोजर मोशन भी बोलते हैं। तो ये क्लोजर मोशन भी है ना, याद रखना 4 टाइप के होते हैं। ठीक है ना, ये क्लोजर मोशन भी कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। अगर उन 4 टाइप में बात करें सबसे पहले, तो सबसे पहले आता है हमारा सिंपल क्लोजर। क्या आता है हमारा सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर में क्या होता है, ऐसा हो गया होता है कि सफिशिएंटली कोई भी जो मैटर है वो डिस्कस हो गया होता है, अब उसको किस पे रखना है, वोट पे रखना है। ठीक है, अब उस को किस पे रखना है, वोटिंग पे रखना है, उसको बोलते हैं सिंपल क्लोजर। सेकंड आता है हमारा क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स।
कंपार्टमेंट्स के थ्रू क्लोजर, ठीक है, क्लोजर थ्रू कंपार्टमेंट, उसको क्या बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है नॉर्मली लॉन्ग बिल को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है, लॉन्ग बिल को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और फिर डिबेट की जाती है पार्ट्स में और फिर वोटिंग कर ली जाती है फुल पे, ठीक है। इसमें डिबेट किस पे होती है, पार्ट्स में होती है। फिर आ जाता है हमारा कंगारू क्लोजर, कंगारू क्लोजर, कंगारू क्लोजर, कंगारू क्लोजर क्या होता है, कंगारू क्लोजर होता है कि केवल और केवल जो इंपॉर्टेंट जो क्लोज है उन्हीं पे डिबेट और वोटिंग की जाती है, डिबेट भी और वोटिंग भी केवल और केवल किस पे की जाती है, इंपॉर्टेंट मैटर्स पे की जाती है, ठीक है। और फिर मान लिया जाता है कि फुल्ली जो है वो हमने पास करवा लिया है। उसके बाद आता है हमारा जिलोटिन क्लोजर, जिलोटिन क्लोजर, जिलोटिन क्लोजर हमारा क्या होता है, जिलोटिन क्लोजर होता है हमारा कि अनडिस्कस्ड और डिस्कस्ड दोनों को ही वोट पे रख दिया जाता है, चाहे आपने वो चीज़ डिस्कस की है चाहे नहीं की है, दोनों को ही मैटर्स को वोट पे रख दिया जाता है, ठीक है, ड्यू टू वांट ऑफ टाइम, ड्यू टू वांट ऑफ टाइम, टाइम के कारण, ठीक है, ड्यू टू वांट ऑफ टाइम दोनों को इस पे रख लिया जाता है। तो ये सारे किसके पार्ट्स हैं, क्लोजर मोशन के पार्ट है। क्लोजर मोशन में भी 4 टाइप होते हैं, सिंपल क्लोजर, क्लोजर बाय कंपार्टमेंट और फिर कंगारू क्लोजर और जिलोटिन क्लोजर, ठीक है। हर एक चीज समझ में आ गई और जितने भी ये मोशंस थे जो इसमें आपने वो कर रखे हैं तो ये सारे समझ में आ गए। अगर इनमें से आज के बाद कोई भी मोशन आता है तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल आपने समझ लिया है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, ब्रायम भारतीयंसिस, ये जो रिसेंटली सीन इन न्यूज, ये क्या है, न्यू स्पीसीज ऑफ मोस इन अंटार्कटिका, सॉल्ट टॉलरेंट मैनग्रोव स्पीसीज, ए न्यू स्पीसीज ऑफ स्किटरिंग फ्रॉग, ए ट्री बिलोंगिंग टू जीनस ऑफ कॉफी फैमिली। तो याद रखना ये क्या है, ये एक मोस है जो अंटार्कटिका में मिली है, ठीक है, एक न्यू स्पीसीज है मोस की जो हमें कहाँ पे मिली है, अंटार्कटिका में मिली है, ठीक है। और वहाँ पे जो अंटार्कटिका में स्टेशन है भारतीय, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है, ठीक है। और एक और चीज़ ध्यान रखने की, इंडियन अंटार्कटिका मिशन जो कि 1981 से चल रहा है, 4 डिकेड्स हो गए उसको चलते हुए, फर्स्ट टाइम एक प्लांट स्पीसीज उन्होंने डिस्कवर किया ये, ठीक है, फर्स्ट टाइम कोई प्लांट स्पीसीज उस मिशन ने डिस्कवर किए। और अगर ये एक टाइप की क्या है, मोस है। और मोस क्या होते हैं, मोस मेनली क्या होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, मतलब स्मॉल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। मोस क्या होते हैं, स्मॉल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, ठीक है, याद रखना, स्मॉल नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं और लगभग थ्रू आउट द वर्ल्ड पाए जाते हैं एक्सेप्ट सोल्ट वाटर। कहाँ पाए जाते हैं, एक्सेप्ट सोल्ट वाटर, लगभग हर एक जगह पे पाए जाते हैं, चीज़ ध्यान रखना, लगभग हर एक जगह पाए जाते हैं एक्सेप्ट सोल्ट वाटर और मॉइस्ट शेडी लोकेशंस में मेनली पाए जाते हैं। तो ये ब्रायम भारतीयंसिस ये क्या है, ये मेनली एक मोस की स्पीसीज है जो अंटार्कटिका में मिली है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे, हिमालयन याक्स के बारे में बात चल रही है। किसके बारे में बात चल रही है, हिमालयन याक्स के बारे में। सबसे पहले है योक इज अकस्टम टू वेरी कोल्ड टेम्परेचर एंड कैन बी अप टू -40 डिग्री। तो जो ये योक है ये बहुत ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर में रह सकता है, -40 डिग्री तक भी, बिल्कुल सही है। इनका जो करंट आयुसियन स्टेटस है वो क्या है, वल्नरेबल है। तो ये भी क्या है, सही स्टेटमेंट है, इनका जो करंट आयुसियन स्टेटस है वो क्या है, वल्नरेबल है। और दूसरी चीज अगर अदर इसकी बात करें स्टेटस की, तो अगर साइट्स की बात करें तो ये किस में आता है, साइट्स को बात करें तो ये अपेंडिक्स 1 में आता है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें तो ये किस में आता है, शेड्यूल 1 में आता है। सॉरी, साइट्स की बात करें अपेंडिक्स 1 में आता है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट की बात करें शेड्यूल 1 में आता है और आईयूसीएन में तो ये वल्नरेबल है ही। उसके बाद बात करते हैं दी नंबर ऑफ योक अक्रॉस द कंट्री इंक्रीज बाई ऑलमोस्ट 24% बिटवीन 2012 एंड 19। याद रखना 2012 से 19 में 24% का चेंज हुआ है, लेकिन वो क्या हुआ, बढ़े नहीं है, वो क्या है, घटी है, ठीक है। याद रखना योक की जो पॉपुलेशन है वो घटी है 2012 से 2019 के बीच में। तो थर्ड स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। अगर थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, ए, ठीक है। और याद रखना 2 इंपॉर्टेंट मतलब या प्रोमिनेंट नोमैडिक कम्युनिटीज़ हैं जो हिमालयन योक्स को क्या करती है, रियर करती है, उनको पालती हैं। कौन कौन सी हैं, एक तो है जिनका नाम चांगपास, ठीक है, एक तो है चांगपास और दूसरे कौन से हैं, दूसरे हैं डोकपास। कौन सा, डोकपास, एक है चांगपास, एक है डोकपास। ये 2 ऐसी कम्युनिटीज़ हैं, नोमैडिक कम्युनिटीज़ जो क्या करती हैं, इसको हिमालयन योग को क्या करती है, रियर करती है, ठीक है। मेनली लद्दाख, सिक्किम, हिमाचल, लगभग इन एरियाज में ये पाए जाते हैं। इंडिया में भी एक है कौन सा, योग कंजर्वेशन के लिए एक सेंटर जिसको बोलते हैं नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन योग। क्या है, नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन योग। ये कहाँ पे है, याद रखना, ये कहाँ पे है, दिरांग अरुणाचल प्रदेश में। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है, दिरांग अरुणाचल प्रदेश में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, ठीक है। ये मेनली किस लिए बना है, इंडिया में योग पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। इंडिया में रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए योग पे ये बना है। और ये कब बना था, 1989 में बना था। किसने बनाया था, ICAR ने बनाया था, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने बनाया था, 1989 में बना था। रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा ये, और कहाँ इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, दिरांग अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। और अभी टोटल पॉपुलेशन की बात करें इसकी हिमालयन योग की तो अप्रोक्स कितने 58,000 है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना, और ये क्या हो गई, कम भी हो गई है 2012 से 19 में क्या हुई है, पॉपुलेशन कम हुई है अप्रोक्स 24%। तो इसके रीजन क्या हो सकते हैं जो इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रही है, कई सारे रीजन है इनकी पॉपुलेशन के डिक्लाइन के, जैसे कि क्लाइमेट चेंज हो सकता है, हीट, ठीक है, डिजीजेज, ठीक है, उसके बाद डिजीजेज, उसके बाद सर्जिकल ऑपरेशंस, ठीक है, सर्जिकल ऑपरेशंस। तो ये बहुत सारी रीजंस है जिसके कारण क्या हो गए हैं, ये खत्म हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 53 उसके बारे में हमने लगभग सारी चीज़ें देख ली हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो अब भी अच्छी लगे, आपको कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे।
क्वेश्चन नंबर 54 क्या बोलता है, इनफॉर्मल इकोनॉमी के बारे में बताना है। इनफॉर्मल इकोनॉमी क्या होती है, इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है, फर्स्ट है इनफॉर्मल इकोनॉमी इज रेगुलेटेड बाय डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो इनफॉर्मल इकोनॉमी ऐसी चीज होती है जिसको कोई रेगुलेट ही नहीं करता है, ठीक है, वो रेगुलेटेड नहीं है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी कि इसको कोई भी मतलब जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, इसको रेगुलेट करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी इसको रेगुलेट तो नहीं करती है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पे, इनफॉर्मल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन टू टोटल टैक्स रिवेन्यू इज हायर कंपेयर टू फॉर्मल इकोनॉमी। तो याद रखना जो इनफॉर्मल इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है उसको तो टैक्स ही नहीं किया जाता, केवल और केवल फॉर्मल को टैक्स किया जाता है। तो उनका टैक्स कैसे कलेक्टेड होगा, तो इनफॉर्मल इकोनॉमी का जो कंट्रीब्यूशन है वो पता ही नहीं है कि वो टैक्स देते ही नहीं है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, टैक्स अथॉरिटी उन पर टैक्स लगाती नहीं है। थर्ड है देयर कंपोनेंट हैव ए मेजर वेटेज इन जीडीपी कंप्यूटेशन। तो यही तो जीडीपी कंप्यूटेशन की यही तो एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि वो जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसको काउंट नहीं करता है। अगर वो इनफॉर्मल इकोनॉमी को काउंट नहीं करता है तो जीडीपी कंप्यूटेशन के मेथड में उसका वेटेज सबसे ज्यादा कैसे हो सकता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी तो इसका आंसर क्या हो गया, डी, क्योंकि कोई भी तो स्टेटमेंट सही नहीं है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। अगर हम बात करें इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 की, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे अगर 2017-18 की बात करें तो अप्रोक्स 93% जो हमारी टोटल जो पीपल वर्क फोर्स में थे उस वो किस में थे, इनफॉर्मल सेक्टर में थे। किसमें थे, वो इनफॉर्मल सेक्टर में थे, अप्रोक्स 93% लोग, ठीक है। और अप्रोक्स अगर बात करें 75% जो टोटल आउटपुट आता है हमारे रूरल एरियाज का वो कहाँ से आता है, वो भी किससे आता है, हमारे इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। वो भी किससे आता है, वो भी हमारे इनफॉर्मल सेक्टर से आता है। और याद रखना जो इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 दिया था उसी में बताया था कि इनफॉर्मल सेक्टर का जो शेयर है एम्प्लॉयमेंट में वो 3.6% इंक्रीज हुआ है। कितना हुआ है, एम्प्लॉयमेंट में 3.6% इंक्रीज हुआ है इनफॉर्मल सेक्टर में, जबकि फॉर्मल सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, 0.9%। तो इतना फर्क है कि इनफॉर्मल सेक्टर पहले ही बहुत ज्यादा है और वो और भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो वही है, तो इसको ठीक करने की जरूरत है, तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 54 आ जाता, क्वेश्चन इसका आंसर हो गया डी। आ जाते हैं 55 पे, लाइटनिंग के बारे में बताना है। लाइटनिंग का मतलब, लाइटनिंग होती है मतलब बिजली का वो होना। सबसे पहले यदि प्राइमरी कॉज फॉर द लाइटनिंग इज द कोल्यूजन बिटवीन द स्मॉल एंड लार्ज आइस क्यूब्स विद इन द क्लाउड। जो प्राइमरी कॉज होता है लाइटनिंग का वो होता है कोल्यूजन बिटवीन जो स्मॉल और लार्ज आइस क्यूब हैं क्लाउड के अंदर, उनके अंदर वो होना। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड है लेक मारासियोबो इन मेडागास्कर इज प्लेस ऑन अर्थ दैट रिसीव्स द मोस्ट लाइटनिंग स्ट्राइक्स। जो सबसे ज्यादा जो लाइटनिंग स्ट्राइक्स जो वो करता है वो कौन सा है, अरे वो कौन सा है, ये है कौन सा, एक मिनट रुको, लेक मैरासिबो मेडागास्कर में है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लेक मैरासिबो ये कहाँ पे, याद रखना, ये लेक मैरासिबो कहाँ पे, वेनेजुएला में है। कहाँ पे है ये, वेनेजुएला में एक जगह है जहाँ पे है लेक मैरासिबो, और ये मेडागास्कर में नहीं है। तो इसका मतलब ये सबसे ज़्यादा याद रखना, लेक मैरासिबो में सबसे ज़्यादा लाइटनिंग आती है, लेकिन ये कहाँ पे, वेनेजुएला में है, ना कि मेडागास्कर में। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है बहुत ही अच्छे से, ठीक है। यहाँ पे लगभग 1 मिनट में 28 लाइट के फ्लैशेस गिरते हैं, ठीक है, याद रखना 1 मिनट में 28 गिरते हैं। तो देखो कितने जल्दी वो होंगे। और इसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर भी फ्लो करती है लेक मैरासिबो में, जिसको क्या बोलते हैं, कैटाटुम्बो रिवर, कैटाटुम्बो रिवर, ठीक है। कैटाटुम्बो रिवर भी इसमें क्या करती है, फ्लो करती है, याद रखना। और इसको जो है लेक मैरासिबो को बीकन ऑफ मैरासिबो भी बोलते हैं, क्योंकि हमेशा चमकता रहता है। बीकन ऑफ मैरासिबो, मैराकेबो एंड, या फिर एवरलास्टिंग स्टॉर्म भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एवरलास्टिंग स्टॉर्म, एवरलास्टिंग स्टॉर्म, ठीक है। तो ये हो गया लेक मैरासिबो के बारे में। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर मतलब स्टेटमेंट नंबर 3 पे। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, थर्ड देख लेते हैं। एयर इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या एयर गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, ये चीज ध्यान रखने की, एयर बिल्कुल भी गुड कंडक्टर नहीं है। एयर क्या बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। नहीं तो क्या होता है, सारे अभी तक हिल रहे होते हैं हम बैठ के, ठीक है ना, सारे करंट लगने से वैसे हिल रहे होते हैं। तो जो एयर है वो क्या है, एक बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। सो लाइटनिंग 6 से, और हमेशा लाइटनिंग किसको देखेगी, बैड कंडक्टर को देखेगी कि गुड कंडक्टर को, हमेशा किसको देखेगी, गुड कंडक्टर को देखेगी। और शॉर्टेस्ट रूट को फॉलो करेगी जब भी वो सरफेस पे आएगी, ठीक है। तो ये भी सारी उल्टी स्टेटमेंट दे रखी है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। तो फर्स्ट करेक्ट थी और सेकंड और थर्ड रॉन्ग है। तो इसका आंसर क्या आ गया, सी, क्योंकि क्या पूछा है, करेक्ट आंसर पूछा है। अब इसमें कुछ देख लेते हैं कि इंडिया में कौन कंट्रोल करता है, ठीक है, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग पे फुल टाइम कौन करता है। तो याद रखना इंडिया में एक इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट, IITM, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मैनेजमेंट है ये, ओनली इंस्टीट्यूशन है जो फुल टाइम वर्क करता है थंडरस्टॉर्म पे और लाइटनिंग पे। जो किस पे काम करता है, फुल टाइम थंडरस्टॉर्म्स पे और लाइटनिंग पे, ठीक है, थंडरस्टॉर्म्स पे और लाइटनिंग पे। और दूसरी चीज़ अगर बात करें, एक इंडिया में एक कैंपेन भी चली है, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज उसमें इन्वॉल्व हैं, जैसे कि जिसको बोलते हैं LRIC कैंपेन। LRIC कैंपेन, LRIC क्या है, लाइटनिंग रेजिलियंट इंडिया कैंपेन, ठीक है। लाइटनिंग रेजिलियंट इंडिया कैंपेन जो चली है, ये क्या बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन की ज्वाइंट इनिशिएटिव है, जैसे कि NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, यूनिसेफ, ठीक है,
क्रोपीसी। क्रोपीसी क्या है? क्लाइमेट रेजिलिएंट ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल, ठीक है, ऑब्जर्विंग सिस्टम प्रमोशन काउंसिल। तो ये लगभग सारे का ज्वाइंट इनिशिएटिव क्या? LRIC मतलब लाइटनिंग रेजिलिएंट इंडियन कैंपेन, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, याद रखना, LRIC जो कैंपेन है इसमें क्या करना है, लाइटनिंग से जो डेथ होती है, लाइटनिंग से जो डेथ होती है उनका नंबर हमें रिड्यूस करना है। कितना? 2022 तक हमें कितना करना था? 1200 पर ईयर करना था। कितना था? 1200 पर ईयर, कि साल में केवल कितनी होनी चाहिए? 1200 डेथ होनी चाहिए, इतना हमें करना था। तो अभी कितनी होती है? अगर हमें 1200 करनी है तो अभी नॉर्मल कितनी होती है? याद रखना 2000 से लेके 2500 तक होती है, ठीक है। याद रखना 2000 से लेके 2500 तक अभी डेथ होती है और हमें करनी कितनी है? हमारा टारगेट है कि 2022 तक हम कितनी कर लेंगे? 1200 कर लेंगे, ठीक है। ये हमारा टारगेट था। तो यही है कुछ चीज़ें कि इंडिया में कौन सी जो अथॉरिटी है वो मैनेज करती है लाइटनिंग को, और दूसरी चीज़ हमने कौन सी कैंपेन चला रखी है लाइटनिंग से जो डेथ्स वगैरह होती हैं उसको कम करने के लिए। तो ये जो क्वेश्चन हो जाता है हमारा हो जाता है कंप्लीट। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रखा है कि सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन हैज बीन क्रिएटेड। एक सेपरेट मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन क्रिएट की गई है। इन दिस कॉन्फ्रेंस विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट करेक्टली मैच। कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? हमें नहीं है बताना है, ठीक है, नहीं है बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सबसे पहले है कि 1904 कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, 1904 में आता है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज एक्ट, तो बिल्कुल 94 में ही आता है। ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है? सेकंड है 1919 का मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव एक्ट बोल रखा है। तो याद रखना जो मल्टी यूनिट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट है ये कब आया है? 1942 में आया है। कब आया? ये 1942 में आया है। और प्रोविजनल सब्जेक्ट जो था ये इसको कोऑपरेटिव सोसाइटी को कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 1919 में, ठीक है। तो प्रोविजनल सब्जेक्ट बनाया गया था 1919 में, और मल्टी यूनिट क्रेडिट सोसाइटी कब बनी है? कोऑपरेटिव सोसाइटी कब बनी है? 1942 में, ठीक है। तो ये सेकंड रॉन्ग हो गया, थर्ड रॉन्ग हो गया। अब देख लेते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नहीं है तो एक मिनट, तो कौन सा आ गया? 2 और 3। कौन सा आ गया? 2 और 3, ये दोनों करेक्ट नहीं है, फर्स्ट करेक्ट है। तो इसका आंसर आ गया भी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। दो चीज़ों के बारे में पूछे, एक तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है और एक है वेरिएंट इंटरेस्ट, ठीक है। दो चीज़ होती है, एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न, एक वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है? वेरिएंट ऑफ कंसर्न होता है ये मतलब ट्रांसलेट टू राइज इन ट्रांसमिलेबिलिटी। जब भी कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न बढ़ता है तो क्या होता है? ट्रांसमिसेबिलिटी बढ़ जाती है, फैटेलिटी उसकी बढ़ जाती है, और इफेक्टिवनेस जो वैक्सीन की है वो कम हो जाती है, उसको बोलते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न। फिर आता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? जेनेटिक कैपेबिलिटी जो हमारे वायरस के कैरेक्टरिस्टिक को अफेक्ट करती है, जैसे कि डिजीज सिक्योरिटी, इम्यून एस्केप, डायग्नोस्टिक एस्केप, ये सारी चीज़ों को जो करती है उसको बोलते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। तो ये दोनों ही क्या दे रखी हैं? दोनों ही स्टेटमेंट आपस में अपोजिट दे रखी है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी, क्योंकि दोनों ही क्या दे रखे हैं? अपोजिट दे रखी हैं, ठीक है। कोई भी इसमें करेक्ट नहीं है। अगर हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न की बात करें, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न के एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, ये सारे क्या हो सकते हैं? इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न के। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो ये कौन से हो सकते हैं? ये होते हैं कापा, ठीक है, ETA। उसके बाद आता है हमारा लोटा, लैम्डा। ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सारे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के एग्जाम्पल हैं। तो ये आपको याद रखना है। और अगर देखा जाए ना कोविड के टाइम पे तो ये टर्मिनोलॉजीज काफ़ी ज़्यादा वो हो गई हैं प्रोमिनेंट। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोलता है? रिटेल डायरेक्ट स्कीम के बारे में बताना है। अगर आपने हमारी इकोनॉमी की सीरीज नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, जिसमें हमने बहुत ही अच्छे से हर एक जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करवाया है। रिटेल डायरेक्ट स्कीम भी वहाँ पे आई थी, उसके बारे में भी बताया था। तो इसमें बोला है कि रिटेल डायरेक्ट स्कीम में कौन कौन सी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है खरीदी जा सकती है या कौन कौन सी यूज हो सकती हैं। तो याद रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डेटेड सिक्योरिटी भी हो सकते हैं, टी-बिल्स भी हो सकते हैं, गोल्ड बॉन्ड भी हो सकते हैं, और स्टेट डेवलपमेंट लोन भी हो सकते हैं। तो सारी ही चीज़ें रिटेल डायरेक्ट स्कीम में यूज हो सकती हैं। तो इसका आंसर क्या जाता है? डी, ठीक है। किसने शुरू की है रिटेल डायरेक्ट स्कीम? RBI ने। किसने शुरू की है? RBI ने। जिसमें क्या होगा? वन स्टॉप सॉल्यूशन होगा। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अगर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, तो उनके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन ये प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या कर सकते हैं? रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट आप खोल सकते हो, RDG अकाउंट जिसको बोला जाएगा। रिटेल डायरेक्ट गिल्ट अकाउंट आपको खोलना होगा। अगर वो आप खोल लोगे तो आप क्या कर सकते हो? प्राइमरी सिक्योरिटीज में भी, प्राइमरी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और सेकेंडरी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। और याद रखना, अगर आप ये अकाउंट खोल लेते हो, ठीक है, तो प्राइमरी मार्केट में भी आपको एक्सेस मिल जाएगा, सेकेंडरी में भी मिल जाएगा। और मेनली और किसका आपको एक्सेस मिल जाएगा? NDSOM। NDSOM क्या है? ये नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम, ऑर्डर मैचिंग, ठीक है। ये क्या है? ये सेकेंडरी मार्केट का एक पार्ट है। ये ऑनलाइन स्क्रीन बेस्ड एनोनिमस इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर है, ठीक है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक ऑर्डर है, ऑनलाइन ऑर्डर है, जिसमें जो मैचिंग सिस्टम है कहाँ पे? सेकेंडरी मार्केट में। ये क्वेश्चन भी अब की बार UPSC के 2021 में आया हुआ था, ठीक है। याद करके बताना मेरे को, दिखा कि ये क्वेश्चन कहाँ पे आया था और इसका आंसर क्या था, ठीक है। तो ये किसका पार्ट है? ये सेकेंडरी मार्केट का पार्ट है, ये प्राइमरी मार्केट का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, उसमें ये अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। तो आप प्राइमरी मार्केट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो और सेकेंडरी में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। और आपको NDSOM का भी जो
एक्सेस है वो मिल जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, डी। आ जाते हैं 59 पे। टाइगर रिजर्व्स एंड एलिफेंट रिजर्व्स गोट लीगल स्टेटस अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो याद रखना, जैसे टाइगर रिजर्व को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो लीगल स्टेटस मिला हुआ है, वैसे ही एलिफेंट रिजर्व को भी लीगल स्टेटस देने की बात चल रही है, लेकिन उनको दिया नहीं गया है। ठीक है, तो याद रखना, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि दोनों को मिला हुआ है। टाइगर रिजर्व को मिला हुआ है, लेकिन एलिफेंट रिजर्व को स्टेटस मिलने की बात चल रही है कि उनको भी मिलना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया क्या, सी। इसका मतलब और सारे क्या है, स्टेटमेंट रॉन्ग है। ये होती है करंट अफेयर्स की पावर। अगर आपको ये चीज पता है ना, आपको मेन चीजें भी करंट अफेयर्स की पता है ना, कि करंट अफेयर्स में उस टाइम पे चल क्या रहा था, एलिफेंट रिजर्व को देने की बात चल रही थी, और उसके बाद करंट अफेयर्स में कभी आया ही नहीं कि उनको दे दिया गया। ठीक है, तो इसका मतलब उनको नहीं दिया गया, इसका मतलब वो लीगल स्टेटस उनको मिला नहीं है। तो ऐसे आप कर सकते हो, केवल आपने एक स्टेटमेंट पढ़ी और उसके बाद आपने उसका क्या लगा दिया, आंसर लगा दिया। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ रिप्लेसेस टाइगर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान टू प्रोटेक्ट बिग कैट्स। जो नेशनल बोर्ड ऑफ जो ये है वाइल्ड लाइफ है, वो रिप्लेस कर रहा है टाइगर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान को टू प्रोटेक्ट बिग कैट्स। तो याद रखना, स्टेट गवर्नमेंट को टाइगर रिजर्व मैनेजमेंट प्लान को क्या करना है, प्रिपेयर करना है बिग कैट्स को बचाने के लिए, ना कि नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ को। किसको, स्टेट गवर्नमेंट को वो प्रिपेयर करना है टाइगर रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान। ठीक है, तो ये इसको नहीं करना है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगी, रॉन्ग होगी। थर्ड है, द बाउंड्री ऑफ टाइगर रिजर्व कैन नॉट बी चेंज विदाउट द परमिशन ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। बिल्कुल, नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ से पूछे बिना टाइगर रिजर्व की जो बाउंड्री है उनको चेंज नहीं कर सकते। ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जो है लीगल स्टेटस दिया गया है किसको, एनटीसीए को, जो टाइगर रिजर्व को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। ठीक है, अगर हम हाँ ठीक है, ये होगी एनटीसीए। उसके बाद ये जो एनटीसीए बनी है, ये क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, याद रखना है स्टैट्यूटरी बॉडी है, किसी एक्ट के अंडर बनी है, किसके अंडर, इसी के अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर कब बनी है, 2005 में ये बॉडी बनी है। ठीक है, 2005 में बनी है, और इसके चेयरपर्सन जो है वो कौन है, इसके चेयरपर्सन कौन है, मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के क्या है, वो है क्या, चेयरपर्सन इसके मिनिस्टर। अगर वाइस चेयरपर्सन की बात करें तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो होंगे इसके वाइस चेयरमैन। तो ये होगी हमारी क्या, एनटीसीए। ठीक है, और ये ठीक है, ये टाइगर्स के बारे में होगी। प्रोजेक्ट टाइगर कब चला था, 1973 में चला था। उसके बाद हम अगर एलिफेंट रिजर्व की बात करें, एक एलिफेंट रिजर्व, इंडिया का पहला जो एलिफेंट रिजर्व था वो कब बना था, 2001 में बना था। कहाँ पे बना था, झारखंड में बना था। क्या नाम था उसका, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व। क्या था नाम था उसका, सिंहभूम एलिफेंट रिजर्व उसका नाम था। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइगर रिजर्व के बारे में हो गया, एलिफेंट रिजर्व के बारे में हो गया, थोड़ा थोड़ा हमने सारी चीजें देख ली हैं। ठीक है, और प्रोजेक्ट एलिफेंट वैसे चला कब था, एक प्रोजेक्ट टाइगर है तो प्रोजेक्ट एलिफेंट भी चला था, वो कब चला था, 1992 में। ठीक है, ये क्या था, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था। याद रखना, प्रोजेक्ट टाइगर भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था, और जो ये प्रोजेक्ट एलिफेंट था ये भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड था। ठीक है, और एलिफेंट सेंसस होता है वो कितने साल में होता है, हर 5 साल में होता है, याद रखना। ठीक है, और एलिफेंट सेंसस जो लास्ट हुआ है उसमें सबसे ज्यादा जो एलिफेंट्स हैं वो कहाँ मिले हैं, याद रखना, सबसे ज्यादा मिले हैं कर्नाटका में, फिर मिले हैं असम में, और फिर मिले हैं केरला में। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, सबसे ज़्यादा कहाँ मिले, कर्नाटका में, फिर असम में, फिर केरला में। तो ये हमारी कुछ चीज़ें एलिफेंट रिजर्व के बारे में, टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ चीज़ें हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 59 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के बारे में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बारे में। ठीक है, ये अगर आप हमारी पॉलिटिकल सीरीज देखना चाहते हो तो आज से हमारी पॉलिटिकल सीरीज शुरू हुई है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करना अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। चलो देख लेते हैं फिर भी। सीवीसी इज नॉट एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो सीवीसी है वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। सेकंड, सीवीसी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, कोई इसको कंट्रोल नहीं करता है। थर्ड है, ऑल मेंबर्स ऑफ सीवीसी आर अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स एंड लोकसभा अपोजिशन लीडर। तो ये 3 जो कमेटी है ये इसको रिकमेंड करती है इनके अपॉइंटमेंट को। तो मैं और कोई स्टेटमेंट दे रखी है क्या, नो, और कोई स्टेटमेंट इसमें नहीं दे रखी है। तो एक चीज आपको पता होनी चाहिए कि सीवीसी बिल्कुल ये कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है। इसके जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, 1 सेकेंड, इसके जो इन्वेस्टिगेशंस वगैरह है वो कौन करती है, सीबीआई वगैरह करती है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड है, सीवीसी इज नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, कोई मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, सॉरी कोई मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट इसको कंट्रोल नहीं करता है। मेनली क्या है, ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, याद रखना ये क्या है, इंडिपेंडेंट बॉडी भी है। ये भी स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है, जितने भी मेंबर्स हैं सीवीसी के वो किसके रिकमेंडेशन पे अपॉइंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और लोकसभा अपोजिशन लीडर एंड होम अफेयर्स मिनिस्टर। तो ये इनसे अपॉइंटमेंट होते हैं इनकी रिकमेंडेशन पे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या करेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अगर हम और चीजें देखें कि जब ये बनी थी, कब बनी थी सीवीसी, 1964 में बनी थी। ना तो ये क्या थी, स्टैट्यूटरी, और ना थी ये कॉन्स्टिट्यूशनल, ना स्टैट्यूटरी थी ना कॉन्स्टिट्यूशनल थी। लेकिन 2004 में सीवीसी एक्ट आया 2003 में। कब आया, सीवीसी एक्ट आया 2003 में, और उसके अंडर ये प्लेस कर दी गई। तो 2003 में ये क्या बनी, स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। ठीक है, 2003 में स्टैट्यूटरी बॉडी बनी। लेकिन जब ये एस्टेब्लिश हुई थी 1964 में, तो ना तो ये स्टैट्यूटरी थी ना ये कॉन्स्टिट्यूशनल थी। ठीक है, और इसके बाद बात करें, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ओनली एंड ओनली पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इंडिपेंडेंट बॉडी है, केवल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, पार्लियामेंट
गवर्नमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और याद रखना इसके जो मेंबर्स हैं वो फर्दर किसी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में भी उनका अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता, वो फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं, नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट, जो भी उसके मेंबर हैं या चेयरमैन है किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। वैसे मेनली इनकी टर्म कितनी होती है 4 ईयर्स और 65 ईयर्स, ठीक है। अगर बात करें कौन इनको अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं अंडर वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, ठीक है, हैंड एंड सील के अंडर, वारंट के अंदर इनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 60 उसका जो तीनों ही स्टेटमेंट दे रखे हैं वो क्या है, करेक्ट है, देख लेते हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, डी, ठीक है, सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। आ जाते हैं 61 पे। 61 क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट हैज टू मीट फॉर 3 सेशंस इन अ ईयर। कॉन्स्टिट्यूशन में ये बताया ही नहीं गया कि कितने सेशन आपको मीट करने, मेन चीज ये बताई गई है कि मैक्सिमम जो गैप है 2 सेशंस के बीच में वो 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए, 6 मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, गैप है जो 2 उसके बीच में। तो ये नहीं बताया कि 3 सेशन होने ही चाहिए, 2 सेशंस के बीच में 6 महीने का गैप जो है, 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ये चीज है। इसका मतलब कम से कम 2 बार साल में वो मिलेगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी, और फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होती है, डायरेक्ट हमारा आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। अब भी फिर से मैं बोल रही हूँ, हमारी एक पॉलिटी की सीरीज चल रही है, अगर आपने जाके नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हो, जिसमें आपके जो मैक्सिमम डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। आ जाते हैं स्टेटमेंट नंबर 2 पे। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर समनिंग ऑफ पार्लियामेंट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है कि जो पार्लियामेंट है उसको समन करना है, बिल्कुल। और समन वैसे कौन करता है, प्रेसिडेंट। कौन करता है, प्रेसिडेंट। अब आ जाते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे। द पावर टू कन्वेन ए सेशन इन पार्लियामेंट इज टेकन बाय कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स। कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स जो है वो डिसीजन लेती है कि सेशन करवाना है कि नहीं करवाना है, बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी क्या है, करेक्ट है, ठीक है। और ये जो क्या है, ये कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स है, ये क्या है, एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है ओरिजिन में, क्या है, ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है ओरिजिन में, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, इसका मतलब, ठीक है। मेनली किसमें मेंशन है, रूल ऑफ बिजनेस, ठीक है, रूल ऑफ बिजनेस में ये प्रेजेंट है, किसमें प्रेजेंट है, रूल ऑफ बिजनेस में ये प्रेजेंट है। और दूसरी चीज, इसको हेड कौन करते हैं, इसको हेड करते हैं हमारे होम मिनिस्टर, इसको हेड कौन करते हैं, होम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। मेनली जो कैबिनेट कमेटीज है उनको कौन हेड करते हैं, प्राइम मिनिस्टर करते हैं, लेकिन ये जो है कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, इसको कौन हेड करते हैं, इसको हेड करते हैं हमारे होम मिनिस्टर, ठीक है। और इसकी बात करें, ये जो भी गवर्नमेंट बिजनेस चलता है पार्लियामेंट में उसको लुक आफ्टर करती है, ठीक है, कितनी प्रोग्रेस हुई है कितनी नहीं हुई उसको देखती है। तो ये जो हो गया हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर अब 62 पे, ठीक है। थोड़ी थोड़ी चीजें हमने इसके बारे में देख ली हैं। विंड मोशन के बारे में बताना है, कौन कौन सी चीजें हैं जो अफेक्ट करते हैं विंड। अफेक्ट की बात है तो अफेक्ट को तो सारी चीजें कर सकती हैं, प्रेशर ग्रेडियंट, कोरियोलिस फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फ्रिक्शनल फोर्स, सारी चीजें अफेक्ट कर सकती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी। अगर आपने ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और टेस्ट सीरीज अगर नहीं देखी है तो आप एक बहुत बड़ा पार्ट मिस कर रहे हो, ठीक है। तो आप जाके अगर हमारी ज्योग्राफी की जो सीरीज है वो चल रही है वो भी आप जाके देख सकते हो। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 63 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कंट्रोल्स द प्रेशर सिस्टम। प्रेशर सिस्टम को कौन सी चीजें जो है वो कंट्रोल करती हैं, टेम्परेचर एंड इट्स इन वेरिएशन, प्रेशर ग्रेडियंट, फोर्स और रोटेशन ओवर, तीनों ही चीजें जो है वो कंट्रोल करती हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, डी, ठीक है। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 64 पे। मत्स्य सेतु क्या है, मत्स्य सेतु क्या है, आपको एक चीज पता होनी चाहिए, मत्स्य सेतु है क्या, ठीक है। मत्स्य सेतु क्या है, ये एक टाइप की एप्लीकेशन, ऑनलाइन एप्लीकेशन है जो प्रोवाइड करती है स्पेसिफिक सेल्फ लर्निंग ऑनलाइन कोर्सेज मॉड्यूल, ठीक है। और किसने ये लॉन्च किया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने। किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने ये स्टार्ट की है, ठीक है। और मेनली उसमें भी किसने, ICAR ने, ICAR में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर ने ये स्टार्ट की है। मेनली इसको फंड कौन कर रहा है, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड। फंड कौन करता है इसको, फंड कौन कर रहा है इसको, नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड जो है वो इसको क्या कर रहा है, फंड कर रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव मेन क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव है कि जो लेटेस्ट फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर जो टेक्नोलॉजी है उसको एक्वा फार्मर्स तक पहुंचाना, ये मेन इसका ऑब्जेक्टिव है, ताकि वो सेल्फ लर्न कर सकें ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, इसका आंसर हो गया सी। किसके बारे में बात चल रही है, मत्स्य सेतु के बारे में बात चल रही है, ठीक है, याद रखना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। आ जाते हैं 65 पे। ओपेक के मेंबर्स के बारे में बताना है, ओपेक के मेंबर्स के बारे में बताना है। सबसे पहले वैसे ओपेक बनी कब थी, ये बनी थी 1960 में, ठीक है। और ठीक है, इसके अप्रोक्स कितने मेंबर हैं, 14 मेंबर्स इसके हैं, ठीक है। इसके वैसे हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इसके हेडक्वार्टर्स हैं वियना में, कई बार मैं बता चुकी हूँ कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स वियना में। और वियना कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में, कहाँ पे है, ऑस्ट्रिया में। लेकिन ऑस्ट्रिया इसकी मेंबर कंट्री नहीं है, याद रखना है, ऑस्ट्रिया इसकी मेंबर कंट्री नहीं है, लेकिन हेडक्वार्टर्स हैं इसके ऑस्ट्रिया में। उसके बाद ये किससे बनी थी, 1960 में बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी, क्या हुई थी, बगदाद कॉन्फ्रेंस हुई थी, उससे ये बनी थी कौन, ओपेक। मेंबरशिप में कौन हो सकता है, मेंबरशिप में कोई भी कंट्री ओपन है, लेकिन उसमें क्या होनी चाहिए, 2 चीजें होनी चाहिए। क्या, एक तो सबसे पहले एक्सपोर्टर होनी चाहिए वो ऑयल की, सब्सटेंशियल एक्सपोर्टर होनी चाहिए ऑयल की, ठीक है। दूसरी चीज जो भी ऑर्गेनाइजेशन के आइडल्स हैं उनको मानती हो, ठीक है। ये 2 चीजें चाहिए ओपेक की मेंबरशिप के लिए, कोई भी कंट्री बन सकती है। बगदाद कॉन्फ्रेंस से बनी है, 1960 में बनी है, हेडक्वार्टर वियना ऑस्ट्रिया में, मेंबर 1960 में। और बगदाद कॉन्फ्रेंस मतलब ये बगदाद इराक में ही फाउंड की गई थी, ठीक है। और एक रिपोर्ट भी निकालती है ये, जिसको क्या बोलते हैं, वर्ल्ड ऑयल आउटलुक,
कौन सी रिपोर्ट निकालती है? वर्ल्ड ऑयल आउटलुक भी एक रिपोर्ट निकालती है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड ऑयल आउटलुक एक रिपोर्ट निकालती है ये, और इसके बारे में ये सारी चीज़ें जो है वो हमने देख ली हैं, ठीक है। तो इसमें बोला है कि कौन सी कंट्री जो है वो ओपेक की मेंबर्स है, ठीक है, कौन कौन सी कंट्री ओपेक की मेंबर्स है। तो जिसका आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है? सी। क्या होता है? कुवैत, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक, ये सारी इसमें आती हैं, ठीक है। कुवैत, सऊदी अरेबिया, ईरान, इराक इसकी मेंबर्स हैं ओपेक कंट्रीज की, ठीक है। तो और कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर है? तो 4 कंट्रीज हो गई। इसके बाद और कौन कौन सी कंट्रीज इसकी मेंबर है? याद रखना, अल्जीरिया। कौन सी है? अल्जीरिया, एंगोला, ठीक है, इक्वेटोरियल गुइनिया, लीबिया, नाइजीरिया, रिपब्लिक ऑफ कोंगो, ठीक है, उसके बाद है सऊदी अरेबिया, उसके बाद है यूएई, और उसके बाद है वेनेजुएला। उसके बाद है वेनेजुएला। ये सारी कंट्रीज हैं जो किसकी मेंबर्स हैं? ओपेक की मेंबर्स हैं। इसके अलावा और कंट्रीज नहीं है जो ओपेक की मेंबर्स हैं, ठीक है, याद रखना इन चीज़ को, ये सारी ओपेक की मेंबर्स हैं। तो ये सारी कंट्रीज के नाम ध्यान रखने हैं। तो ये ओपेक की मेंबर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 65 आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं 66 पे। लास्ट आइस एरिया कहाँ पे देखने को सुनने को आपको मिला है? लास्ट आइस एरिया काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में आया था। क्या है ये लास्ट आइस एरिया? ये लास्ट आइस जो एरिया है ये है कि क्या है, जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा, जैसे ही क्लाइमेट चेंज होगा तो क्या हो जाएगी, मेनली जो आर्कटिक में आइस है वो कम हो जाएगी। लास्ट एरिया कहाँ पे होगा जहाँ पे वो आइस बचेगी थोड़ी बहुत, उसको बोलते हैं लास्ट आइस एरिया। मतलब वो कहाँ पे होगा? वो कनाडा और ग्रीनलैंड का जो एरिया है वहाँ पे सबसे ज़्यादा थोड़ी बहुत लास्ट आइस एरिया बच जाएगा, जहाँ पे आइस रहेगी क्लाइमेट चेंज के बाद भी, ठीक है। तो उसको बोलते हैं लास्ट आइस एरिया। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 67 पे क्या बोलता है? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के बारे में बताना है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सबसे पहले है साउथ अफ्रीका का जो पीएमआई है वो 62 दे रखा है, ठीक है। तो इसमें बोल रखा है कि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या कर रही है? एक्सपेंड कर रही है। फिर बोल रखा है कि सऊदी अरेबिया का जो पीएमआई है वो 50 है, इसका मतलब उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो कांस्टेंट है। और इंडिया का जो पीएमआई है वो कितना? 48.1 है, इसका मतलब इंडिया की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या कर रही है? कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। ये 3 चीजें हमें बोल रखी हैं, ठीक है, 3 चीजें हमें बोल रखी हैं। इसका मतलब आपको पता होना चाहिए पीएमआई का क्या पता होना चाहिए। पीएमआई याद रखना ये बिजनेस को इंडिकेट करता है, बोथ मैन्युफैक्चरिंग का भी और सर्विसेज का भी। याद रखना मैन्युफैक्चरिंग का भी सर्विसेज का भी, दोनों जो बिजनेस में जो भी एक्टिविटीज होती है उनको क्या होता है? इंडिकेटर होता है। कौन? परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, ठीक है। इसमें अगर 50 वैल्यू है तो वो क्या? न्यूट्रल है। 50 से ज्यादा है तो बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है, और 50 से कम है तो बिजनेस क्या हो रहा है? नीचे जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो यस, तीनों ही स्टेटमेंट सही दे रखी है। 50 से ज्यादा है तो इसमें क्या कर रहा है? बिजनेस एक्सपेंड कर रहा है। 50 है तो कॉन्स्टेंट है, और 50 से कम है तो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। तीनों ही स्टेटमेंट इसकी करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी, ठीक है। इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। और मेनली इसको कैसे कंपाइल किया जाता है? याद रखना मंथली इसको कंपाइल किया जाता है। कैसे कंपाइल किया जाता है? मंथली इसको कंपाइल करता है कौन? करता है आईएसएम, इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। कौन करता है? इंस्टीट्यूट ऑफ सप्लाई मैनेजमेंट। इसके बाद 5 एरियाज में इसको मेनली वो किया जाता है, कंप्यूट किया जाता है। 5 एरियाज इसके कंप्यूट किए जाते हैं। सबसे पहले आते हैं न्यू ऑर्डर्स, ठीक है, न्यू ऑर्डर्स। फिर आती है हमारी इन्वेंट्री का लेवल कितना है। फिर आता है हमारा प्रोडक्शन कितना है। फिर सप्लायर डिलीवरीज, क्या है? फिर सप्लायर डिलीवरीज। और फिर आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। फिर क्या आता है हमारा एम्प्लॉयमेंट। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसमें कैलकुलेट की जाती हैं, ठीक है। और इंडिया का जो वो अभी कितना मिला है? 48.1। तो इसका आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 69 में। हाइड्रोजन बतानी है, और बतानी है कि वो करेक्टली मैच्ड है कि नहीं है, ठीक है। सबसे पहले है ग्रीन हाइड्रोजन मेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज, बिल्कुल सही है। ब्लू हाइड्रोजन मीथेन से बनती है, और मेनली यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को ओमिट कर लिया जाता है और कैप्चर कर लिया जाता है, बिल्कुल सही है। ग्रे हाइड्रोजन जो है मेनली मीथेन से बनती है, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ओमिट कर दिया जाता है और रिलीज कर दिया जाता है, ये भी सही है। और ब्राउन हाइड्रोजन जो है ये कोल से बनती है, और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से एमिट की जाती है और एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दी जाती है। सारी ही स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? डी, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाता है? डी। सारे ही टाइप के हाइड्रोजन के बारे में जो बात है वो करेक्ट ही रखी है। आ जाते हैं 69 पे। क्या बोलता है? दो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर फेडरल गवर्नमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन हैव अपीलेट जुरिडिक्शन टू सुप्रीम कोर्ट व्हिच मेक द हाई कोर्ट सबऑर्डिनेट टू सुप्रीम कोर्ट। ऐसा नहीं है। अगर अपीलेट जुरिडिक्शन है इसका मतलब ये नहीं है कि जो हाई कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट से नीचे हो जाता है, लेकिन कोई तो ऐसी ऑथोरिटी चाहिए जिसका फाइनल डिसीजन सब माने, ठीक है। तो ये नहीं है कि वो सबऑर्डिनेट हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? रॉन्ग हो गया। सेकंड है आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट्स एंड पेव्स ए वे फॉर द यूनियन गवर्नमेंट रादर देन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बोल रहा है कि आर्टिकल 1 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो बोलता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स है, जो एक रास्ता देता है फॉर द यूनियन गवर्नमेंट के लिए रादर देन सेंट्रल गवर्नमेंट। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट बोल रखी है कि आर्टिकल 1 में जो दे रखा है ना कि यूनियन ऑफ स्टेट होगा इंडिया, तो उससे हमें ये पता चलता है कि इंडिया में क्या होगी कि यूनियन गवर्नमेंट होगी इन स्पाइट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वहाँ पे सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी नहीं होगी, वहाँ पे क्या होगी? सबकी मत से होगा, यूनियन गवर्नमेंट बनेगी। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया? बी। पॉलिटी, फिर से मैं बोल रही हूँ पॉलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, और अगर आपकी अभी तक नहीं हुई है, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वगैरह नहीं हुए हैं, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे।
Recently, India's first freshwater aquarium on the concept of Amazon River is open at which of the following cities? किन सिटी में फर्स्ट जो फ्रेश वाटर एक्वेरियम का जो कंसेप्ट है अमेजन रिवर पे, अमेजन रिवर जैसा, वो कहाँ पे ओपन किया गया इंडिया में? ठीक है, तो वो कहाँ पे ओपन किया गया, याद रखना, वो बेंगलोर में ओपन किया गया। कहाँ पे ओपन किया गया? बेंगलोर में ओपन किया गया। और ऐसा ही 5 सिटीज में वो एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, बेंगलोर में तो किया गया, उसके बाद पुणे में एस्टेब्लिश किया जाएगा, उसके बाद आनंद विहार, उसके बाद अगर बात करें चंडीगढ़, और एक है सिकंदराबाद। ठीक है, इन जगहों पे और 4 जगहों पे ये एस्टेब्लिश किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं 71 पे। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में कृष्णा रिवर के ऊपर क्या हो रहा है? डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, तो हमें बताना है इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में। ठीक है, इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोवाइड किया गया है कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को क्या किया जाएगा? एडजुडिकेट किया जाएगा। सेकंड है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड दैट नाइदर द सुप्रीम कोर्ट नॉर एनी अदर कोर्ट हैज द पावर टू डील विद द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। और थर्ड है कि द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर द पार्लियामेंट टू मेक ए लॉ विद रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। तो एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो पार्लियामेंट है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला गया, ये जो है ये बोला गया है कि जो पार्लियामेंट है वो बता सकती है, वो ये डिसाइड कर सकती है कि ना तो सुप्रीम कोर्ट ना कोई अदर कोर्ट जो है वो इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स में ड्यूरिडिक्शन देगा। ठीक है, ये पार्लियामेंट डिसाइड कर सकती है, ना कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। यस, कॉन्स्टिट्यूशन में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के एजुकेशन के बारे में लिखा हुआ है, और वो भी किसमें? आर्टिकल 262 में। किसमें? आर्टिकल 262 में इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट के पास इंडीड ज्यूरिडिक्शन है कि वो डिसाइड कर सकती है डिस्प्यूट्स पे स्टेट्स के बीच में जो चल रहे हैं, लेकिन लीगल राइट्स या इंटरेस्ट कंसर्न होंगे तभी। ठीक है, अगर लीगल राइट्स से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी तो सुप्रीम कोर्ट उसमें डिसाइड कर सकता है। तो इसका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी, सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, और थर्ड क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन इंपावर करता है पार्लियामेंट को कि वो लॉ बना सकती है। बिल्कुल सही है, तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, तो आंसर आ गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पे। चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में बताना है। सबसे पहले, दी सैलरी अलाउंसेज एंड अदर सर्विसेज ऑफ चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर आर सिमिलर टू दोज ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्या ऐसा है कि इनकी जो सैलरी वगैरह है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इक्वल है? बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनकी जो सैलरी वगैरह है वो उनके इक्वल है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। सेकंड है, ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। बिल्कुल इनको प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी। कमेटी बनती है कौन सी? जिसमें प्राइम मिनिस्टर होते हैं, चेयरपर्सन, और लीडर ऑफ अपोजिशन लोकसभा के होते हैं, और होम मिनिस्टर जो होते हैं वो मेनली जो एक और कैबिनेट मिनिस्टर जिसको प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे वो एक और मेंबर होते हैं। तो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और थर्ड है, ही इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी पोस्ट अंडर गवर्नमेंट आफ्टर सर्विंग सीआईसी। बिल्कुल सीआईसी बनने के बाद वो किसी पोस्ट पे सर्व नहीं कर सकते। तो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो हमारी रॉन्ग है। मेनली जो है वो इसकी सैलरी अलाउंसेस वगैरह कौन वो करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन करेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि कितनी होनी चाहिए। ठीक है, और टर्म भी इनकी कौन प्रिस्क्राइब करेगी? इनकी टर्म भी कौन प्रिस्क्राइब करेगी? वो सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, कब बनी थी? 2005 में बनी थी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। ठीक है, नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल। कंपोजिशन की बात करें, एक सीआईसी होना चाहिए और 10 से ज़्यादा जो है वो एक सीआईसी होना चाहिए और 10 से ज़्यादा जो मेंबर्स नहीं होनी चाहिए इसमें। ठीक है, 10 से और ज़्यादा मेंबर्स नहीं होनी चाहिए। अगर और बात करें इसकी, कौन अपॉइंट करता है इनको? प्रेसिडेंट। कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट। और किसके रिकमेंडेशन पे? बता दिया, प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा, और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जिसको भी अपॉइंट करेंगे पीएम। ठीक है, एज इनकी कितनी होती है? 6 ईयर 65 ईयर्स, सॉरी 5 ईयर्स 65 ईयर्स। और अगर बात करें किस मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं? तो याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आते हैं। ये क्वेश्चन जो है ना काफी ज्यादा जो बच्चे हैं वो रॉन्ग कर देते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंदर आते हैं कौन? सीआईसी। ठीक है, आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। क्या बोलता है? मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन को कौन सी चीज प्ले कर सकती है, कौन सी चीज रोक सकती है? सबसे पहले लायबिलिटी इन डिपॉजिट। अगर डिपॉजिट्स हैं उसमें लायबिलिटी है, मतलब हमें पैसे किसी को देने ही है, तो यस मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन में वो रोड अटका सकती है। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल अगर बाई चांस अभी इंटरेस्ट रेट कम है, ठीक है, और मतलब अभी इंटरेस्ट रेट ज्यादा और बाद में वो कम हो गया तो हमें ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो ये भी क्या कर सकती है? मॉनिटरी पॉलिसी को ट्रांसमिशन को अफेक्ट कर सकती है। लॉन्ग मेच्योरिटी पीरियड, बिल्कुल लॉन्ग मेच्योरिटी पीरियड भी अफेक्ट कर सकता है। रेट्स जो होते हैं वो क्योंकि आप रिसेट नहीं कर सकते फ्रीक्वेंटली। और फिर वर्सनिंग एसेट क्वालिटी, अगर एसेट क्वालिटी वर्सन होती है तब तो मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन रुकी जाएगा, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सारी स्टेटमेंट करेक्ट है मॉनिटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन के बारे में, तो इसका आंसर क्या हो जाता है? डी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 74 पे। खाइबर पास कहाँ से पास होता है? याद रखना, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो पास है उसको बोलते हैं खाइबर पास। ठीक है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो पास है उसको बोलते हैं खाइबर पास। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 75 पे। सर्विलियंस के बारे में बताना है। ठीक है, सबसे पहले टेलीग्राफ एक्ट 1885 और डील्स विद बोथ कॉल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन। याद रखना, सर्विलियंस में दो ही चीजें होती है, टेलीग्राफ एक्ट आता है, एक आईटी एक्ट आता है 2000 का, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का आता है।
अगर कोल्स की बात करें, कोल्स का सर्विलेंस किसके अकॉर्डिंग होता है? टेलीग्राफ एक्ट के अकॉर्डिंग होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंटरसेप्शन की बात करें तो उनका रेगुलेशन कौन करता है? आईटी एक्ट करता है। तो याद रखना टेलीग्राफ एक्ट जो है वो दोनों का रेगुलेशन नहीं करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। ठीक है। सेकंड है ओनली ऑफिसर्स नॉट बिलो द ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल कैन इशू फॉर द इंटरसेप्शन। ओनली ऑफिसर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के नीचे के नहीं होंगे वही ऑर्डर इशू कर सकते हैं फॉर द इंटरसेप्शन। क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या करेक्ट है। तो बी स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सेकंड और फर्स्ट स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग होगी, क्योंकि कॉल इंटरसेप्शन को कौन मैनेज करेगा? टेलीग्राफ एक्ट। और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को कौन मैनेज करेगा? आईटी एक्ट 2000। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। ठीक है। तो हमारे आज के जो 25 क्वेश्चन हो जाते हैं वो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा हमारी और भी बहुत सारी सीरीज चल रही हैं। ठीक है। एक बार आप पूरा चेक कर लेना। इकोनॉमी की इकोनॉमी की हमारी खत्म हो चुकी है, इन्वायरमेंट की खत्म हो चुकी है, और हिस्ट्री की हमारी खत्म हो चुकी है, ज्योग्राफी की हमारी थोड़ी सी बची और पॉलिटी भी खत्म जल्दी हो जाएगी। ठीक है। और उसके बाद हमारी करंट अफेयर्स, और उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है वो हमने चलाई रखी हैं। तो आप जाके एक बार पूरा चैनल आप जाके देख सकते हो। आपको जो भी वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, देख लेना। और उसके बाद अगर आपको लगे कि आपके किसी फ्रेंड को रिक्वायरमेंट है उनकी, तो आप उनको भी सेंड कर सकते हो चैनल का लिंक, और उसके बाद बोल सकते हो कि उसको सब्सक्राइब करें। ठीक है। और अभी तक आपने भी अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज 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 जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।